सो डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन? किसी को आइडिया है कि हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन में क्या पढ़ते हैं? नो मैम, मुझे नहीं है। ठीक है, तो फिर हम अरेंजमेंट। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं आपके पास 3 शर्ट्स हैं। कोई एक लड़का है जो ऑफिस जाता है, उसके पास 3 शर्ट्स हैं अलग अलग कलर की, S1, S2 एंड S3। और उसके पास 2 पैंट्स हैं, लेट्स से P1 एंड P2। अब वो ये चाहता है कि वो ऐसे कॉम्बिनेशन बनाए इन शर्ट पैंट से कि वीक में 6 दिन वो अलग अलग टाइप के कॉम्बिनेशन पहन के जाए अपने ऑफिस में। यानी कि अगर वो S1 P1 पहन के जा रहा है, शर्ट 1 विद पैंट 1, तो नेक्स्ट डे वो मेक श्योर करे कि वो S1 P1 नहीं पहन के जा रहा, वो कुछ अलग पहन के जा रहा है, S1 P2, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो वो कितने अलग अलग ऐसे अरेंजमेंट्स या कॉम्बिनेशंस बना सकता है कि हर दिन वो मेक श्योर करे कि सेम शर्ट और पैंट ना हो। सो फॉर एग्जाम्पल, इसको अच्छे से समझने के लिए जो मैं बोलना चाह रही हूँ, हम पहले दिन पहन सकते हैं S1 P1, शर्ट 1 विद पैंट 1। दूसरे दिन हम शर्ट 1 विद पैंट 2 को कॉम्बिनेट कर सकते हैं। तीसरे दिन हम शर्ट 2 एंड पैंट 1 कॉम्बिनेट कर सकते हैं, और चौथे दिन शर्ट 2 एंड पैंट 2। इसी तरीके से पांचवें दिन हम शर्ट 1 एंड पैंट 2 को कॉम्बिनेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे 6 एरोज लगाई हैं, यानी कि S1 P1, S1 P2, S2 P1, S2 P2, S3 P1, S3 P2। इस तरीके से वो अलग अलग 6 कॉम्बिनेशंस बना के जा सकता है। ठीक है, ताकि वो उसको लिमिटेड अमाउंट ऑफ शर्ट्स एंड पैंट्स में ये लगे कि वो अलग अलग दिन अलग अलग कॉम्बिनेशंस पहन के जा रहा है। तो ये ही कुछ एक इंट्रो पार्ट हो गया हमारा परमुटेशन कॉम्बिनेशन का। मतलब कि हमें इस पूरे चैप्टर में नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स या नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ डिफरेंट थिंग्स निकालना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आगे भी एग्जाम्पल्स लूंगी, पर अभी के लिए इतना समझना काफी है। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। जैसे कि अगर मुझे कुछ डिजिट्स दिए गए हैं, मैं एनसीईआरटी को भी फॉलो कर रही हूँ इस लेक्चर के लिए, तो मान लेते हैं मुझे कुछ डिजिट्स दिए गए हैं। जैसे कि डिजिट्स हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। मेरे पास कुछ डिजिट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5। कहीं समझ में ना आए तो आप मुझे रोक के पूछ सकते हो, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है। तो मैं कंटिन्यू करती रहूंगी, यू कैन स्टॉप मी इफ यू हैव एनी डाउट। हमें बोला गया है कि इन डिजिट से आपको कुछ नंबर बनाने हैं। वो नंबर होंगे 3 डिजिट नंबर। वो नंबर कैसे होने वाले हैं? 3 डिजिट नंबर। ओके, तो यानी कि एक मिनट, यानी कि क्या होने वाला है, देखो। सबसे पहले हम इन डिजिट्स में से कोई एक डिजिट उठाएंगे। मान लो मैंने 1 उठाया, ठीक है। उसके बाद मैं क्या उठा सकती हूँ? अब मैं 1 नहीं उठा सकती, क्योंकि यहां बोला गया है, एक स्ट्रिक्ट बात बोली गई है, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, कि मैं एक डिजिट अगर एक बार यूज कर लूंगी तो दूसरा डिजिट दोबारा, वही डिजिट दोबारा यूज नहीं कर सकती। तो इसका मतलब अगर मैंने 1 यूज कर लिया तो मुझे इसको क्रॉस ऑफ करना पड़ेगा। अब इनमें से मुझे कोई सिलेक्ट करना पड़ेगा। मतलब पहले मेरे पास चॉइस थी कि मैं पांचों में से कोई भी सिलेक्ट कर लूं। दूसरे टाइम पे मेरे पास चॉइस नहीं कि मैं पांचों में से सिलेक्ट कर लूं। अब मेरे पास चॉइस कितनी है कि मैं 4 में से सिलेक्ट कर पाऊं। तो मान लेते हैं इस बार मैंने 3 सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे 3 रख देते हैं। तो अब ये भी क्रॉस ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम अगर मुझे कोई डिजिट सिलेक्ट करना है, क्योंकि रेपिटेशन अलाउड नहीं है, तो फिर मुझे 2, 4 और 5 में से कुछ सिलेक्ट करना पड़ेगा। लेट्स से मैंने 4 सिलेक्ट कर लिया, तो ये वन ऑफ द नंबर्स है जो मैं बना सकती हूँ। इसी तरह क्या क्या नंबर्स मैं बना सकती हूँ? मैं कुछ भी बना सकती हूँ, 5, 4, 1, 3, 2, 5, 4, 1, 2। इसी तरीके से बहुत सारे नंबर्स बन सकते हैं। तो वो कितने होंगे ये हमें जानना है। क्या हम सारे नंबर्स निकालें उसे जानने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। मैथमेटिक्स आपको कहता है कि आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है कि आप पूरी थ्योरी यहाँ लिखने बैठो। मैथमेटिक्स कहता है एक बड़ी सिंपल सी बात,
अब नंबर ऑफ चॉइसेस निकाल लो हर बार। जैसे कि पहली बार में मेरे पास कितनी चॉइस थी, कितने तरीके से मैं इसको फिल कर सकती थी, मेरे पास 5 चॉइसेस थी। सेकेंड टाइम पे कोई एक नंबर कैंसिल क्रॉस ऑफ हो गया, मतलब उसको नहीं उठा सकती क्योंकि उसको यहाँ पे यूज कर लिया था। सेकेंड टाइम पे मेरे पास कितनी चॉइसेस बची, मैं नंबर ऑफ चॉइसेस लिख रही हूँ यहाँ पे ब्लू पेन से। सेकेंड टाइम पे मेरे पास चॉइसेस बची 4 बची। फिर मैंने कोई एक और नंबर ले लिया होगा, लेट्स से अगर मैंने 5 लिया था तो फिर मेरे पास 3 चॉइसेस बची नेक्स्ट टाइम पे रखने के लिए यहाँ। ठीक है, तो 3 डिजिट्स नंबर में 3 डिजिट प्लेसेस पे हर बार रखने के लिए मेरे पास अलग अलग नंबर ऑफ चॉइसेस है, अगर रेपिटेशन अलाउड नहीं थी तो। यानी 5 4 3। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आता है इसमें, 5 इंटू 4 इंटू 3। अब आपका सवाल हो सकता है कि मल्टीप्लाई क्यों हुआ, दैट कैन बी योर क्वेश्चन। 60 डिजिट 3 डिजिट नंबर्स बना सकते हो आप, गिवन आपको 1 2 3 4 5 इस तरीके के नंबर्स दे रखे हो। कमिंग बैक टू ये मल्टीप्लाई क्यों हुआ, देखो जब हमने शर्ट पैंट का एग्जांपल लिया था तो हमने देखा था कि S1 के साथ क्या क्या कॉम्बिनेट हो सकता है। S1 के साथ P1 भी कॉम्बिनेट होगा और P2 भी कॉम्बिनेट होगा, मतलब S1 के साथ ये दोनों कॉम्बिनेशन आएंगे। लेट मी जस्ट इरेज इट अ बिट। देखो S1 के साथ जब मैं कॉम्बिनेशन निकाल रही हूं तो S1 के साथ P1 भी आ सकता है, P2 भी आ सकता है। S2 के साथ भी सिमिलरली P1 भी आ सकता है, P2 भी आ सकता है। सिमिलरली S3 के साथ भी P1 और P2 दोनों आ सकते हैं। मतलब हर एक नंबर के लिए दोनों नंबर आ सकते हैं। तो इसका मतलब 2 चॉइसेस S1 के लिए भी 2 चॉइसेस थी, S2 के लिए भी 2 चॉइसेस थी, S3 के लिए भी 2 चॉइसेस थी। मेरे कहने का क्या मतलब है, मेरे कहने का मतलब है यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2, 2 2 2। हर शर्ट के लिए आपके पास 2 कॉम्बिनेशन थे। शर्ट 1 के लिए कॉम्बिनेशन था S1 P1 और S2 P2, शर्ट 2 के लिए S2 P1 S2 P2। इसी तरह S3 शर्ट S3 के लिए आपके पास S3 P1 और S3 P2। यानी कि हर एक S1 के लिए नंबर ऑफ पैंट्स आपके कॉम्बिनेशन बन रहे थे। मतलब आप कर क्या रहे हो, 2 को आपने 3 टाइम्स ऐड किया। इस आंसर को निकालने के लिए, नंबर ऑफ शर्ट पैंट कॉम्बिनेशन निकालने के लिए एक्चुअली आपने क्या किया है, आपने 2 को 3 टाइम्स ऐड किया, 2 को 3 टाइम्स ऐड किया है, यानी 2 इंटू 3 किया है। और ये आपका 6 कॉम्बिनेशन यहाँ पे बने थे, 6 डिफरेंट अरेंजमेंट्स यहाँ पे बनी थी। तो अब आप कहोगे कि ये 2 इंटू 3, मतलब अगर फॉर्मूला यहां से यहीं से जनरलाइज कर लें अगर हम फॉर्मूले को, ये 2 इंटू 3 क्यों हुआ, क्योंकि 3 नंबर ऑफ शर्ट्स थी और 2 नंबर ऑफ पैंट्स थी। ठीक है, शर्ट्स के लिए हमारे पास 3 चॉइसेस, पैंट के लिए हमारे पास 2 चॉइसेस। तो आपस में वो क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई। क्योंकि फॉर एवरी शर्ट देयर आर 2 पॉइंट्स, फॉर एवरी शर्ट देयर आर 2 पैंट्स एंड देयर आर 3 शर्ट्स, सो 3 इंटू 2। तो यहां पे भी सेम चीज हो रही है नीचे। हर पहले डिजिट के लिए दूसरी प्लेस पे हमेशा आपके पास 12 चॉइसेस मिलेंगी। जैसे अगर मैं यहाँ पे 1 फिक्स कर दूंगी, मान लो मैंने फर्स्ट पोजीशन पे 1 फिक्स कर दिया, तो यहां पे रखने के लिए हमेशा मेरे पास मिला जुला के 12 चॉइसेस बचेंगी। तो लेट्स नॉट गो इनटू डीप, बट यू गेट द आइडिया ना, मतलब कि हम मल्टीप्लाई क्यों करते हैं। एक्चुअली हर एक पोजीशन के लिए या हर एक ऑब्जेक्ट के लिए हमारे पास दूसरे ऑब्जेक्ट्स में सेम नंबर ऑफ चॉइसेस होती हैं। जैसे हमने 1 फिक्स कर दिया तो हमारे पास 12 चॉइसेस हैं, 2 फिक्स कर दिया तो 12 चॉइसेस होती। मतलब अगर कभी कंफ्यूजन हो कि मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, तो हमेशा इस शर्ट पैंट वाला कॉन्सेप्ट याद कर लेना। अगर इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मोल्ड कर दूं, मतलब कि अगर मैं बोल दूं कि रेपिटेशन अलाउड है, ध्यान से सुनना, सेम डिजिट्स हैं हमारे पास, जो कलेक्शन ऑफ डिजिट्स है वो सेम दे रखी है। कलेक्शन ऑफ डिजिट्स हमारी 1 2 3 4 5। इस बार आप लोग दिमाग लगाओ थोड़ा सा और मुझे थोड़ा सा रिस्पॉन्स चाहिए कि अगर हमारे पास 5 डिजिट है, हमें फिर से 3 डिजिट नंबर बनाने हैं, लेकिन इस बार इन्होंने बोल दिया रेपिटेशन इज अलाउड। अगर कोई 11th का बच्चा है तो ट्राई करे इसको। मैम जैसे आपने बोला कि रिपीटेशन अलाउड है, अगर हम 1 फर्स्ट प्लेस पे रखते हैं तो रिपीटेशन अलाउड है, तो हम 1 को सेकंड प्लेस पे भी रख सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास फर्स्ट प्लेस के लिए आगे 5 चॉइसेस, रिपीटेशन अलाउड है तो हम सेकंड पे भी 5 नंबर में से कोई भी रख सकते हैं, थर्ड पे भी 5 में से कोई भी रख सकते हैं। तो टोटल आंसर आ गया 125 डिजिट बना सकते हैं हम।
यस, गुड कनिका, थैंक यू थैंक यू। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हर प्लेस पे हम पांच 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 चॉइसेस रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं, पहले मैंने बोला था अगर मैंने पहले प्लेस पे 5 रख ली तो नेक्स्ट प्लेस पे मेरे पास एक कम हो जाती है, पर यहाँ पे तो रेपिटेशन अलाउड है। रेपिटेशन अलाउड का मतलब है कि मैं अगर 1 को पहली प्लेस पे रख रही हूँ तो नेक्स्ट प्लेस पे भी 1 फिर से रख सकती हूँ, फिर नेक्स्ट प्लेस पे 1 फिर से रख सकती हूँ, मेरी मर्जी। मैं 1 को कितनी भी बार यूज करूँ, मतलब यहाँ तो मैक्सिमम 3 ही बार यूज करना है, आप 1 को कितनी भी बार यूज कर सकते हो, 2 को कितनी भी बार यूज कर सकते हो, रेपिटेशन इज अलाउड। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 125। कोई मुझे बता सकता है अगर मुझे 4 डिजिट नंबर बनाने होते सेम इंफॉर्मेशन से, तो हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी मेड? मैम 625। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये हो जाते 625। बिल्कुल सही, ये आपके आ जाते 4 डिजिट नंबर्स। तो मतलब यू गेट द बेसिक आइडिया कि हम क्या कर रहे हैं इसमें। ठीक है रमन? यस मैम। एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं कोई, हाँ डिजिट्स में ही एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, सेम डिजिट्स यूज करके। एक मिनट, मुझे पेन नहीं दिख रहे, चलो सेम डिजिट्स यूज करते हैं। मैंने कोई एक अपनी तरह से क्वेश्चन बनाया, हाउ मेनी इवन डिजिट नंबर्स कैन बी मेड। इवन डिजिट नंबर्स कैसे निकालेंगे कि भाई इवन डिजिट नंबर्स कितने बन सकते हैं, 3 डिजिट इवन नंबर्स। ठीक है, क्वेश्चन ये है 3 डिजिट इवन नंबर्स और रेपिटेशन अलाउड नहीं है। 24। रेपिटेशन नॉट अलाउड। तो देखते हैं कितना बनेंगे। कुछ कलरफुल पेन ले लेते हैं। तो देखो इवन नंबर्स बनाने हैं तो ये वाली प्लेस पे आपके पास केवल और केवल 2 चॉइसेस हैं, या तो आप 2 रखो या आप 4 रखो, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपके पास कितनी चॉइसेस हैं, 2। यहाँ पे रखने के लिए आपके पास कितनी चॉइसेस बचेंगी, देखो 5 में से एक तो यहाँ पे यूटिलाइज हो जाएगा। मान लो आपने 2 यहाँ रख दिया होता, ठीक है, ये मैं नंबर ऑफ चॉइसेस लिख रही हूँ, ये जो सर्कल में ये नंबर ऑफ चॉइसेस है। तो 5 में से एक उठा के तो यहाँ रख दोगे। अब रेपिटेशन अलाउड नहीं है तो नेक्स्ट प्लेस पे कितना बचेगा, 4 चॉइसेस, उससे नेक्स्ट प्लेस पे 3 चॉइसेस। तो ये कितना आ गया आंसर, 3 इंटू 4 इंटू 2, नंबर ऑफ चॉइस हो गई आपके पास 24। ठीक है, राइटली आंसर्ड। ये हो गया रेपिटेशन नॉट अलाउड का आंसर। अगर मैं बोलूं रेपिटेशन अलाउड है तो 128। 50 मैम। कोई कह रहा है 50, कोई कह रहा है 128, कुछ ऐसा बोल रहे हैं। लेट अस सी, ओके, यहां पे देखते हैं। चलो ये देखो, यहाँ पे मेरे पास अभी भी केवल और केवल 2 चॉइसेस हैं, 2 और 4, तो मेरे पास 2 ही चॉइसेस है, मैं लिख लेती हूँ। लेकिन अब क्योंकि बाकी के नंबर्स दोबारा यूज किए जा सकते हैं, यहाँ पे भी 5 चॉइसेस हैं और यहाँ पे भी 5 चॉइसेस हैं, तो ये आंसर क्या आ गया, 5 इंटू 5 इंटू 2 विच इज व्हाट इज द आंसर, 25 इंटू 2 50, राइट। तो 50 जिसने भी बोला था उसका आंसर करेक्ट है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को मोल्ड कर करके हम बेसिक क्वेश्चंस को थोड़ा थोड़ा सोच सकते हैं। अगर आपको नोट करना है तो मैं थोड़ा नीचे कर देती हूँ उसको। अच्छा, एक बढ़िया सा क्वेश्चन लेते हैं, 4th क्वेश्चन है। 4th क्वेश्चन पे आते हैं। ये बोल रहा है कि आपके पास, अच्छा एक बेसिक क्वेश्चन लेते हैं उसके बाद ये लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर, हाउ मेनी, मतलब थोड़ा सा मे बी मोल्ड हो सकता है क्वेश्चन, पर मेरे दिमाग में आ रहा है तो मैं आपसे पूछ लेती हूँ। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर, बस इतना सा क्वेश्चन पूछा है। तो अब इसमें तो नहीं दे रखा कि कितने डिजिट्स हमारे पास हैं, कितने में से चूज करना है, ये नहीं दे रखा। इन्होंने बोला 4 डिजिट नंबर्स आपको बनाने हैं, तो इन्होंने कुछ नहीं दे रखा जिसके बारे में, इसका मतलब आपको सारे नंबर्स यूज करने हैं। सारे नंबर्स मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 4 डिजिट नंबर्स बनाने के लिए यू शुड मेक श्योर दैट मैम यहां पे आप 0 नहीं रख सकते,
किसी ने कुछ पूछा? Repetition is allowed, ma'am. रिपीटेशन नॉट अलाउड कर लेते हैं, रिपीटेशन नॉट अलाउड। ठीक है, यहाँ पे आप 0 तो नहीं रख सकते, तो आपके पास 10 डिजिट्स होते हैं आपके नंबर्स में, तो यहाँ पे आपके पास कितनी चॉइसेस बची? 9। नेक्स्ट प्लेस पे आते हैं हम, नेक्स्ट प्लेस पे आते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपके पास कितनी चॉइस बचेंगी, क्योंकि आप 10 में से एक यूज कर चुके हो और यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ पे तो रिस्ट्रिक्शन थी इसलिए 9 आया, यहाँ पे देखो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 10 में से एक यूज कर चुके हो, तो फिर भी आपके पास यहाँ पे 9 बचेंगे। नेक्स्ट में आप 4000 यहाँ पे क्या आएगा? 8 आएगा। अब आपने नेक्स्ट फोर्थ में, अब आप 3 यूज कर चुके हो तो आपके पास 7 डिजिट्स बचे, तो यहाँ पे 7 चॉइसेस है आपके पास। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। ठीक है, जो भी आ रहा होगा वो। आई एम नॉट गुड विद कैलकुलेशन, तो आप लोग अपनी कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, मुझे आवाज ब्रेक हो रही है, कोई मुझे बता सकता है क्या पूछा आपने? 4 5 3 6। आंसर बोल रहा हो? यस मैम। 4 5 3 6 कुछ ऐसा है। चलो जो भी है वो तो देख लेंगे, मेन आइडिया है कॉन्सेप्ट को समझना। ठीक है, अब जैसे एक और क्वेश्चन है, बस ये लास्ट क्वेश्चन लेते हैं यहां से इस कॉन्सेप्ट से, कि हमारे पास मान लेते हैं 5 फ्लैग्स हैं डिफरेंट कलर्स के। हाउ मेनी सिग्नल्स कैन बी मेड? मेरे पास 5 फ्लैग्स हैं, F1, F2, F3, F4, F5। अब इन 5 फ्लैग्स की खासियत ये है कि इनका कलर अलग अलग है, इनका कलर डिफरेंट है। ठीक है, इन 5 फ्लैग से हमें एक फ्लैग बनाना है। कैसे बनाना है वो एक फ्लैग? इनको जोड़ के। ठीक है, अब आपके पास 5 फ्लैग है, उसमें से आपको एक इस तरीके का झंडा बनाना है। एक फ्लैग यहां पे रखना है और एक फ्लैग यहां पे रखना है। तो पूछा गया है कि ऐसे इस टाइप के स्ट्रक्चर के कितने फ्लैग्स आप बना सकते हो, बताओ। मैम सेम कलर या डिफरेंट कलर? अब आपको कॉमन सेंस लगाना है यहाँ पे, सेम और डिफरेंट कलर। ये सारे फ्लैग्स तो अपने आप में डिफरेंट कलर्स के हैं। मान लेते हैं ये येलो है, ये रेड है, ये ग्रीन है, ये ब्लू है और ये ब्राउन ब्लैक है, लेट्स से। तो मान लो ये सब फ्लैग्स जो हैं ये तो अलग अलग कलर के हो गए। तो अब आप कॉमन सेंस का अगर यूज करो तो एक बात बताओ, अगर आपने रेड फ्लैग उठा के यहाँ रख दिया, क्वेश्चन में सिर्फ इतना बोला हुआ है और इससे ज्यादा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब आपको दिमाग लगाना है, आपने यहाँ पे रेड फ्लैग रख दिया मान लो, तो अब तो रेड फ्लैग आपने यूटिलाइज कर लिया ना, जो चीज आपने यूटिलाइज कर ली वो खत्म हो गई। खत्म हो गई तो अब आपके पास 4 चॉइसेस बची। 4 में से मान लो यहाँ पे आपने ग्रीन रख दिया, समझ रहे हो? तो इसका मतलब ये वो केस है जिसमें हम बोलेंगे रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। समझ आया क्यों अलाउड नहीं है रेपिटेशन? क्वेश्चन में नहीं बता रखा था उन्होंने, हमें खुद समझना पड़ेगा। ठीक है, हमेशा वो नहीं बताएंगे, आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। रेपिटेशन इज नॉट अलाउड बिकॉज आपके पास लिमिटेड नंबर ऑफ फ्लैग्स हैं। ठीक है, लिमिटेड नंबर ऑफ फ्लैग्स है तो हमें एक यूज कर लिया तो दूसरा यूज करने में हमारे पास वो हम दोबारा यूज नहीं कर सकते। सो व्हाट इट मीन्स इज, फर्स्ट पोजीशन पे हमारे पास 5 चॉइसेस थी और सेकंड पोजीशन पे जब हमने देखा तो हमारे पास 4 चॉइसेस बची, तो आंसर विल बी 20। यस, एग्जैक्टली। इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा आगे बढ़ाया गया है, उसको बोला गया परमुटेशंस। परमुटेशन की डेफिनेशन क्या होती है एक बार देखो। आई होप आप सबके पास एनसीईआरटी होगी, मैं एक डेफिनेशन लिखती हूँ और फिर उसको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। परमुटेशन, परमुटेशन क्या है? परमुटेशन है एक अरेंजमेंट, एन अरेंजमेंट। एक एक वर्ड को अच्छे से समझेंगे। अरेंजमेंट इन अ definite order of a number of objects taken some or all at a time, of a number of objects taken some
और ऑल एट अ टाइम। मतलब क्या है इस चीज का, ध्यान से देखेंगे। परमुटेशन कुछ नहीं है, एक अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट का क्या मतलब हुआ, अब आपके पास दो केसेस मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है, उससे आपको कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं उसका भी आइडिया लग जाएगा। मान लेते हैं कि मेरे पास, शर्ट वाले एग्जाम्पल पे आते हैं फिर से। मेरे पास, आप बाजार गए, किसी शोरूम में गए, शर्ट खरीदने गए, आपने दो वाइट शर्ट्स खरीद ली, डब्लू और डब्लू। अब मैंने डब्लू और डब्लू से क्यों डिनोट किया उनको, क्योंकि जब आप शर्ट खरीदने गए तो आप शोरूम में गए, सेम साइज की, आपका जो भी साइज है 38, 36, 40, जो भी साइज है, सेम साइज की आप दो शर्ट्स ले आए जिनका सेम कलर है, सेम शर्ट। अब अगर आप उनको इधर उधर रख दोगे तो वो इतनी सेम है कि आप उनको डिफरेंशिएट भी नहीं कर सकते। मतलब अगर मैं इस वाले डब्लू को पहले रख के इस वाले डब्लू को बाद में रखूंगी, और फिर दूसरे तरीके से दूसरी बारी में अगर मैं लास्ट वाले डब्लू को पहले रखूंगी, यानी कि इसको पहले रखूंगी और फिर इसको बाद में रखूंगी, तो क्या आपको समझ में आ रहा है कौन सा डब्लू पहले है कौन सा बाद में। जैसे कि एक वर्ड है रूट, ठीक है। अब एक फनी इंसिडेंट बताती हूँ। एक टीचर ने बोला रूट की स्पेलिंग करो, स्पेल, तो स्टूडेंट ने कर दी स्पेल, ROOT। तो अब टीचर ने पूछा ये ओ कौन सा वाला पहले आएगा, पहले वाला ओ पहले आएगा या बाद वाला ओ पहले आएगा। तो स्टूडेंट ने कहा अरे ओ तो सेम ही होते हैं दोनों। तो टीचर ने कहा नहीं, तुम्हारी स्पेलिंग गलत है, ये वाला ओ पहले आएगा और ये वाला ओ बाद में आएगा। अब मेरा ओ ऐसा बन गया जो देखने में अलग सा लग रहा है, पर मैं बताती हूँ। टीचर ने कहा ये वाला ओ पहले आएगा और ये वाला ओ बाद में आएगा, तुमने गलत स्पेलिंग बताई है। तो इस तरीके से तो वो बच्चा कभी सही स्पेलिंग ही नहीं बता पाएगा। तो ये वो वाली बात हो गई। ओ को, किस ओ को पहले आप रख रहे हो इससे कुछ मैटर नहीं होता, क्योंकि ओ और ओ सेम है, ठीक है। इसको बोला जाता है कॉम्बिनेशन, जब ऑर्डर मैटर ना करे, आगे पीछे रखोगे तो ऑर्डर मैटर ना करे। अब यही अगर रूट की स्पेलिंग ये हुआ करती ना, RO1 RO2 O1 O2T, और टीचर स्पेलिंग पूछता तो आप स्पेल कैसे करते, RO1 O2T, ऐसे स्पेल करते। अगर आप ऐसे स्पेल करने लगते RO2 O1T, तो आपकी स्पेलिंग गलत होती। इस केस में टीचर आपको सही ठहराता। तो ये तो खैर एक जोक था, पर आप समझ गए। आप दो सेम व्हाइट शर्ट्स लेके आओगे तो उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन में चीज कैसे होगी, वो कॉम्बिनेशन जब आएगा एक्सरसाइज तब मैं बताऊंगी। लेकिन अभी के लिए ये समझ लो कि अगर आपके पास एक येलो शर्ट है SY और आपके पास एक ब्लैक शर्ट है SB, तो आप SY को मंडे को पहनोगे और SB को ट्यूसडे को पहनोगे, तो दोनों में डिफरेंस है। भले ही वो सेम ब्रांड की हो, सेम साइज की हो, सेम स्टाइल की हो, सेम फैब्रिक की हो, लेकिन उनका कलर डिफरेंट है, तो वो डिफरेंट है। मंडे को आपको बोला जाएगा आपने दूसरी शर्ट पहनी थी, ट्यूसडे को दूसरी पहनी थी। यही अगर आप मंडे को सोच लो मुझे ब्लैक शर्ट पहननी है, ट्यूसडे को मुझे सोच लो कि येलो शर्ट पहननी है, तो ये अलग अलग हैं। ये मान लो आप वीक 1 अपने ऑफिस गए, आपने ये पैटर्न फॉलो किया, वीक 2 ऑफिस गए तो आपने ये पैटर्न फॉलो किया। वीक 1 में पहले येलो शर्ट पहनी, फिर ब्लैक शर्ट पहनी, और वीक 2 में मंडे को ब्लैक पहनी और ट्यूसडे को येलो पहनी, तो दोनों में डिफरेंस है। तो इसके जो कॉम्बिनेशन, मतलब जो इनका अरेंजमेंट है, वो आप जब लिखोगे तो किस तरीके से लिखोगे, SY SB, दिस इज अ डिफरेंट अरेंजमेंट फॉर वीक 1, जो भी आप बोल सकते हो। वीक 2 का अरेंजमेंट आपका ऐसा था, SB SY, ठीक है। तो अब वापस आते हैं परमुटेशन की एक बार डेफिनेशन पे। तो परमुटेशन क्या है, एक अरेंजमेंट है। किस ऑर्डर में, एक डेफिनेट ऑर्डर में। अब डेफिनेट ऑर्डर, जहां पे ऑर्डर मैटर कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन। जहां पे ऑर्डर मैटर कर रहा है उसको कॉम्बिनेशन बोलेंगे। रूट और रूट का एग्जांपल, ये आपके रूट वाला एग्जांपल एनसीईआरटी में भी दे रखा है, आप ध्यान से देखोगे। एनसीईआरटी में बड़े अच्छे से कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया होता है, बस हम ही नहीं पढ़ते। तो ये वाला क्या हो गया आपका, परमुटेशन का पार्ट हो गया, क्योंकि RO1 O2T O2 O1T से अलग है। ये आपका हो गया कॉम्बिनेशन। अगर आप सिर्फ OO को चेंज करोगे, कहने का मतलब
कॉम्बिनेशन पे हम बाद में आएंगे, पर हमें अभी तो परमुटेशन समझना है, ठीक है। एन अरेंजमेंट इन अ डेफिनेट ऑर्डर ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मतलब कुछ ऑब्जेक्ट्स आपको दिए गए होंगे, उनका अरेंजमेंट किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, जहां पे अगर मैं ऐसे करूं तो अलग है, ऐसे कर दूं तो अलग है, यहाँ पे फर्स्ट उंगली इधर आ रही है, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड उंगली इधर आ रही है, समझ रहे हो, दोनों चीजें अलग है। दिस इज परमुटेशन। टेकन सम और ऑल एट अ टाइम, ठीक है, परमुटेशन सम और ऑल एट अ टाइम, एक बार में हम या तो कुछ लेंगे या सारे लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी, समझने में भले ही आपको अजीब लग रहा हो डेफिनेशन, लेकिन हम कर चुके हैं। मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल कराया था 1 2 3 4 5, मैंने बोला था इसके 3 डिजिट नंबर निकालो, कितने 3 डिजिट नंबर हो सकते हैं, रेपिटेशन अलाउड नॉट अलाउड जो भी था, मैंने बोला था 3 डिजिट नंबर्स निकालो। तो आपके पास थे तो 5 ऑब्जेक्ट, कितने ऑब्जेक्ट थे, 5 ऑब्जेक्ट्स, आपने उसमें से एक बार में एट अ टाइम कितने यूज किए, एट अ टाइम सिर्फ 3 यूज करोगे, कोई भी 3 हो सकते हैं, ठीक है। सो परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट, एक डेफिनेट ऑर्डर में होगा, किनका होगा, ऑब्जेक्ट्स का होगा, ऑब्जेक्ट्स का होगा, टेकन सम, यहाँ पे सम लिए मैंने, सम मतलब कुछ, सारे नहीं लिए, एट अ टाइम, और ऑल एट अ टाइम लोगे तो 1 2 3 4 5, ये हो गया ऑल एट अ टाइम, मतलब सारे डिजिट्स आपको 5 डिजिट नंबर्स बनाने, ऑल एट अ टाइम सारे ले लिए। अब थोड़ा सा फिर से रिवाइज कर लेते हैं, अभी जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था, जरा बताना कि कितने 5 डिजिट नंबर्स बना सकते हो इससे, अगर रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। 120. 120, यस। Yes, ma'am. पहले बार 5 चॉइसेस, फिर 4 चॉइसेस, फिर 3 चॉइसेस, फिर 2 चॉइसेस, फिर 1 चॉइसेस, तो ये क्या आ जाएगा, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, इसको बोलेंगे 120 आंसर, ठीक है। यू गॉट द आइडिया, और मे बी आपको पहले से आता होगा, जो भी है, मतलब आप समझ गए। दूसरी बात मैं बताऊं तो एक चीज होती है यहाँ पे जो आपके बड़े काम आएगी, n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल क्या होता है, सबको पता होगा आई गेस, ये होता है नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन, एक एक नंबर हमें घटाते जाना है, एक एक नेचुरल नंबर हमें घटाते जाना है, कब तक घटाते जाना है, उनको मल्टीप्लाई करते जाना है जब तक हमारा 1 ना आ जाए, 3 2 1 इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल, ऊपर मैंने जब ये इसको मल्टीप्लाई किया था तो ये कुछ फैक्टोरियल जैसा ही तो था, इसको बोलते हैं 5 फैक्टोरियल। जैसे 4 फैक्टोरियल निकालना है तो क्या करेंगे, 4 को एक एक कम करते करते तब तक मल्टीप्लाई करेंगे जब तक 1 नहीं आ जाता, तो 4 फैक्टोरियल क्या होगा, 24। चलो 1 फैक्टोरियल देखते हैं, वो तो 1 ही आएगा। 2 फैक्टोरियल देखते हैं, वो 2 × 1 आएगा। 3 फैक्टोरियल देखते हैं, वो क्या आ जाएगा, 3 × 2 × 1 विच इज 6। 4 फैक्टोरियल अभी हमने निकाला 24। 5 फैक्टोरियल भी ऊपर निकाल लिया था 120। 6 फैक्टोरियल क्या होगा, अगर आप 6 फैक्टोरियल निकालोगे तो वो क्या होगा, 120 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 720। थोड़ा सा आइडिया को जनरलाइज करते हैं, देखो n फैक्टोरियल पे फिर से आते हैं। n फैक्टोरियल को क्या मैं लिख सकती हूँ, n इंटू, आपकी आवाज कट रही है, जो भी है, n इंटू ये चीज का फैक्टोरियल। ये चीज क्या है, मतलब ये चीज है क्या, n-1 फैक्टोरियल ही तो है ये, मतलब n फैक्टोरियल को आप ऐसे भी लिख सकते हो, n इंटू n-1 फैक्टोरियल। अगर आप इसको और फर्दर ब्रेक डाउन करोगे तो ये देखोगे n फैक्टोरियल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, n इंटू n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल। इस तरीके से ब्रेक डाउन कर करके चल सकते हैं, है ना, ठीक है। कमिंग बैक टू परमुटेशन। परमुटेशन में इस फैक्टोरियल्स का कहाँ यूज होगा, देखो परमुटेशन में बोला जाता है, अगर मेरे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, एक थ्योरम है यहाँ पे, अगर मेरे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं और मुझे r ऑब्जेक्ट्स को चूज करना है, टेकन r ऑब्जेक्ट्स एट ए टाइम, n में से r लेना है, मतलब r कहां से कहां तक लाई कर सकता है, r n या n से छोटा होगा पर 0 से स्ट्रिक्टली बड़ा होगा। n ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट ए टाइम का क्या मतलब है, वही सेम पुराना आइडिया याद करो। मेरे पास 5 ऑब्जेक्ट्स थे
तो n की वैल्यू 5 हो गई। ठीक है, टेकन 3 एट ए टाइम, क्योंकि मैं 3 डिजिट नंबर बना रही थी, पुराना एग्जाम्पल ले लिया मैंने। तो यहाँ पे n 5 है, r 3 है। आंसर इसमें क्या आया था? 5 इंटू 4 इंटू 3, इसमें आंसर आया था 60। ठीक है, ऊपर ये जो थ्योरम मैं आपको बता रही थी, कमिंग बैक टू दिस थ्योरम, ये बोलती है कि अगर आपको इन सब की अरेंजमेंट निकालनी है, किन की अरेंजमेंट? n ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट निकालनी है, टेकिंग r ऑब्जेक्ट्स एट अ टाइम, तो हम कैसे निकालेंगे इस अरेंजमेंट को? बड़ा आसान है, हम एक फॉर्मूला लगा देंगे बस, NPR। अब आप कहोगे ये क्या होता है, ये तो बड़ा अजीब सा दिख रहा है। n, फिर उसके नीचे p, फिर उसके नीचे r, ऐसे सबस्क्रिप्ट सा। इसका क्या मतलब है? NPR होता है n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल। अब ये आया कैसे NPR, ये भी हम देख लेते हैं। देखो, NPR यानी कि अगर फॉर्मूला यूज कर दूं मैं इस क्वेश्चन में, क्योंकि अभी तक तो हम बेसिक से समझ रहे थे, पर अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना चाहें तो कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? 5 फैक्टोरियल विच इज n फैक्टोरियल बाय 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल ऊपर क्या हो जाएगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। बजाय कि मैं पूरा फैक्टोरियल ऊपर सॉल्व करूं, मैंने इसको ऐसे लिख लिया। ठीक है, इसको ऐसे और लिख लेते हैं, थोड़ा और खोल के, अभी आप समझ जाओगे क्यों, और मे भी आप जानते भी हो कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूं। मैंने इसको ऐसे लिख लिया 2 फैक्टोरियल, नीचे क्या आ जाएगा? 5 माइनस 3 यानी 2 का फैक्टोरियल। तो अब ऊपर और नीचे से मैं 2 फैक्टोरियल कट कर सकती हूँ और मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? 5 इंटू 4 इंटू 3। यही आंसर फॉर्मूला यूज करके आया, यही आंसर बिना फॉर्मूला यूज करके आया। इसी चीज को यूज करके तो हमने फॉर्मूला बनाया है। ठीक है, इसी चीज को जनरलाइज करके फॉर्मूला बनाया गया NPR नामक फॉर्मूला। NPR का अपना कोई खुद अस्तित्व नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक जनरलाइजेशन है फॉर्मूला। ठीक है, ऐसा नहीं कि NPR कहीं दूसरी दुनिया से आया है। जनरलाइज तो हमने अपने बेसिक आइडिया को किया है। पहले हमारे पास 5 चॉइसेस हैं, फिर एक कम हो गई, फिर एक और कम हो गई, इस तरह से। ऑल गुड यहां तक? यस मैम। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ कि अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूं, एक क्वेश्चन है जैसे NCERT में, चलो मैं अपनी तरफ से बना के दे देती हूँ कुछ ऐसा क्वेश्चन। यहां से मुझे x की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे बताओ? पहला सवाल। हाँ, 10 फैक्टोरियल को लिख लेंगे, 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, फिर 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई 0.1। बिल्कुल बिल्कुल, काफी आपने एकदम डिटेल में इसको बता दिया, बहुत बढ़िया। 0.1 तक आप पहुंच गए, मैं तो सोच रही थी 1/10 के क्वेश्चन रोक दूंगी। ठीक है, 10 फैक्टोरियल को हमने 10 इंटू 9 फैक्टोरियल कर दिया, कर सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं n फैक्टोरियल इज n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। वही चीज का यूज कर लिया मैंने, 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, x इज इक्वल्स टू 1/10। अब जैसा कि रमन ने बोला, इसको 0.1 अब हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है बिल्कुल सिंपल, आपकी एक्सरसाइज 2 भी हो जाएगी अगर आप इस बेसिक आइडिया को अप्लाई कर लो। अच्छा, एक और चीज है, मान लेते हैं कि मैं आपसे पूछ रही हूं जैसे कि क्या 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल के बराबर होगा? ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। नो नो मैम। नहीं होगा, क्योंकि 3 फैक्टोरियल तो 6 होता है। मुझे कुछ नहीं आता, मैं बिल्कुल सॉल्व करके देखती हूँ होगा कि नहीं होगा। ठीक है, करके देखते हैं, हमें नहीं पता। ये होता है 24। अब 7 फैक्टोरियल क्या होता है? 7 फैक्टोरियल वैसे तो बहुत लंबा कैलकुलेशन है, पर चलो थोड़ा आइडिया लेते हैं क्या होता है। 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। ठीक है, 7 फैक्टोरियल क्या होता है? 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल होता है आपका 720। तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 51 40, ऐसा कुछ आएगा शायद, 5140। तो क्या ये वाला तो 30 आ रहा है, इस साइड वाला 40 आएगा मैम। हाँ 50-40 आएगा, 50-40। 5040। ओके, तो देखो
5040 और 30 कोई मैच है इनका? बिल्कुल नहीं है। तो अब कोई अगर सोचे कि जैसे हम नंबर्स को तो ऐड कर देते थे, फैक्टोरियल को नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। देखो नंबर्स को m प्लस n करते थे, ऐसे नंबर्स को ऐड करने पे 2 + 3 5 आ जाता था, पर यहाँ पे 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल नहीं आता। किस्मत आ जाए आपकी, ऐसा कोई एक आध नंबर के लिए फॉलो हो जाए तो अलग बात है। जनरलाइज नहीं कर सकते, जनरलाइज मतलब फॉर्मूला नहीं बना सकते उससे, ठीक है। तो ऐसा कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है। तो वही हम प्रूव करना चाह रहे थे कि ऐसा कोई जनरल फॉर्मूला नहीं है कि ऐड कर दोगे तुम आप लोग फैक्टोरियल्स को। परमुटेशन वाली एक्सरसाइज पे एक बार आते हैं। अब ये रूट वाला आप देखोगे, हाँ परमुटेशन एक चीज बोलता है, इंटरेस्टिंग फैक्ट है। देखो परमुटेशन बोलता है रूट के, अगर मुझे उस वाले रूट पे आते हैं जो टीचर बच्चे का हमने एग्जांपल लिया था। परमुटेशन वाली एक्सरसाइज कहती है, थर्ड एक्सरसाइज, ये कहती है कि अगर रूट के आपको परमुटेशंस निकालने, नंबर ऑफ परमुटेशन, ऐसे बोल दे क्वेश्चन, देखो ऐसे आएगा, क्वेश्चन आएगा नंबर ऑफ परमुटेशंस बताओ, या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछेगा नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स बताओ। बात एक ही है। मतलब ये जैसे आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है, इसमें तो बड़े सारे अरेंजमेंट दे रखे हैं। जैसे एक अरेंजमेंट इसका हो सकता है OROT, एक अरेंजमेंट ऐसा भी हो सकता है OORT, एक अरेंजमेंट। अब मैं यहाँ पे थोड़ा समझदार टीचर वाली चीज कर रही हूँ, वो वाली टीचर नहीं हूं मैं जो O को इधर उधर करने से आपके मार्क्स काट लेगी। तो समझ जाओ सेम O है, ठीक है। तो RTOO कॉमन सेंस है जो हम अपने रियल लाइफ में एग्जाम्पल में यूज करते हैं कि O तो सेम ही है ना, अभी के लिए सेम मानो उसको, और जो कि होते भी सेम है। तो ये इस तरीके के कुछ परमुटेशंस आप बना सकते हो, समझ रहे हो आप मतलब। लेकिन मान लो ये रूट ना हो के ऐसा होता, तो रूट O1 O2 वाला रूट होता, तो अब इसी से 2 परमुटेशन निकल जाती, मतलब हाँ 12 आएंगी, देखते हैं। इसी से 2 परमुटेशन निकल जाती, O1 O2 RT, O2 O1 RT, इस तरीके से निकल जाती है ना। तो ये दोनों अलग अलग हो जाती, बट सिंस क्योंकि हमारे ओज यहाँ पे सेम है तो हम ये चीज नहीं करेंगे। सेम के लिए कैसे हैंडल करेंगे हम सेम को, वो भी देख लो ध्यान से। ROOT के परमुटेशंस हम कैसे निकालते हैं, क्योंकि अब इसमें 2 लेटर सेम है। तो हम देखो क्या करते हैं, वैसे तो हमें क्या करना था, n इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे परमुटेशन वाले फॉर्मूला से, n इज इक्वल टू 4 है, और आपको 4 लेटर वर्ड्स ही बनाने हैं इससे, मीनिंग आए चाहे ना आए, इसकी सारी परमुटेशंस आपको निकालनी, मीनिंग आए ना आए डजेंट मैटर, इसकी सारी परमुटेशन निकालनी है। तो पहली नॉर्मली अगर हम इस क्वेश्चन को करते, जैसे मेरे पास एक वर्ड होता रोज, इसको अभी के लिए भूल जाते हैं, रोज मेरे पास एक वर्ड है और मुझे इससे 4 लेटर वर्ड बनाना है विद और विदाउट मीनिंग। तो मैं क्या करती, मेरे पास पहली पोजीशन पे रखने के लिए आप फिर से कहोगे 4 चॉइसेस, फिर 3 चॉइसेस, फिर 2 चॉइसेस, फिर 1 चॉइस, टोटल ये आ जाता 4 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 24। जरा फॉर्मूला अप्लाई करें इस पे, हमने तो अभी फॉर्मूला सीख लिया तो उसको अप्लाई क्यों ना करें, बिल्कुल करते हैं। अगर रोज से ही जहां पे n इज इक्वल टू 4 है, क्यों, क्योंकि 4 लेटर्स हैं ROSE, और मुझे इससे 4 लेटर वर्ड बनाना होता तो R भी 4 हो जाता। तो फॉर्मूला क्या बोलता है, फॉर्मूला बोलता है NPR। NPR मतलब 4P4, 4P4 मतलब ऊपर n का फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल, मतलब 4 माइनस 4 का फैक्टोरियल। तो यह आ जाता 4 फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 24। ठीक है, आंसर दोनों से सेम ही आता। ये तो बात रही रोज होता तब, रोज ना होता तो रूट होता। रूट वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे हम, ROOT रूट वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे, देख लो भाई ध्यान से। रूट वाले क्वेश्चन कहा जाता है, ऐसे करो आप, ऊपर तो आप क्या करोगे, कितने लेटर्स हैं उसका फैक्टोरियल डाल दो। ठीक है, क्यों डाला है फैक्टोरियल, इस पे भी आओ।
देखो यहाँ पे हमने 4 फैक्टोरियल डाला ना, एक्चुअल में जब रोज का मैं परमुटेशन बना रही थी यूजिंग द NPR काइंड ऑफ फॉर्मूला, तो व्हाट आई एक्चुअली गॉट वाज 4 फैक्टोरियल ओनली। नीचे 0 फैक्टोरियल तो बस ऐसे ही शो ऑफ के लिए था। यूज तो आपका क्या हो रहा है, 4 फैक्टोरियल ही हो रहा है। ये फैक्टोरियल है, कहीं क्वेश्चन मार्क समझ लो। असल में मेरी राइटिंग थोड़ी ऐसी है जो मैं ही समझ सकती हूँ, सो पार्डन मी। ओके, तो नीचे तो क्या ही आ रहा था, 0 फैक्टोरियल। एक्चुअल में रोज के जब हमें परमुटेशन निकालने थे तो हमने फॉर्मूला क्या यूज किया, एक्चुअल में हमने नंबर ऑफ लेटर्स का फैक्टोरियल ही लिया। जब हमें सारे लेटर्स यूज करने थे, सारे लेटर्स, ये होगा भी तब जब आपकी R वैल्यू N वैल्यू के बराबर होगी। यहाँ पे R भी 4 था, N भी 4 था, इसलिए ऐसा हो पाया। कमिंग बैक टू रूट, अब रूट में आप सेम काम करोगे, 4 फैक्टोरियल कर दोगे, लेकिन रूट के साथ एक प्रॉब्लम है। अब इसको नहीं पता O कौन सा आगे आ रहा है, कौन सा पीछे आ रहा है। तो अगर आप रूट ये वाला बनाते तो एक रूट वर्ड ये बनता और एक रूट वर्ड ये बनता, लेकिन अब ये दोनों क्या है, सेम है। तो क्या आप लोग मानते हो कि इस केस में आपके जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होंगे वो कम हो जाएंगे, क्यों कम हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर तो सिर्फ एक अरेंजमेंट इसका बन रहा है। अगर ये दोनों अलग अलग होते तो इसके यहाँ पे 2 अरेंजमेंट्स बनते, 2 डिफरेंट अरेंजमेंट्स, यहाँ ऊपर एक ही बनता। तो इसका मतलब एक फॉर्मूला आपको बताया गया कि जितने नंबर ऑफ लेटर्स रिपीट हो रहे हैं उसी के फैक्टोरियल से आप डिवाइड करो। ऐसा क्यों हो रहा है ये आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 143 पे पता चल जाएगा रूट वाले एग्जांपल से, और बहुत इजीली आप समझ जाओगे कि ये नंबर ऑफ रेपिटेटिव लेटर्स का फैक्टोरियल ही हम क्यों डिवाइड करें। जिसको ज्यादा जिज्ञासा है वो जाके पढ़ लिया। तो ये हो गया आपका, मैंने आइडिया यहाँ पे आपको दे दिया कि वहां पे 1, यहाँ पे वो चीज 2 है। तो मतलब इसके परमुटेशन पहले 24 आ रहे थे, तो इसके परमुटेशन कुछ कम ही आएंगे। एक्चुअल में 2 लेटर रिपीट हो रहे हैं ना, तो हाफ हो जाएंगे। तो 4 फैक्टोरियल इज 24 बाई 2 इज 12। यहां तक क्लियर हो रहा है? इफ यस देन सपोर्ट मी। ओके, तो मैं आपको देती हूँ एक क्वेश्चन, तो आप मुझे बताओ कि ये मिसिसिपी वाला करें, बड़ा फेमस एग्जांपल है। DAUGHT। एक काम करते हैं, एक एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। DAUGHTER। ये देखो, कोई गलत ऑप्शन सिलेक्ट हो गया था तो वो बन गया, कोई बात नहीं। एक सेकेंड। हाँ, मैं ये कह रही थी, जैसे एक लेटर आपको एक वर्ड दे दिया जाए MISSI, कितने लेटर हैं? N की वैल्यू बताना जरा। 5 मिस्सी, 5 लेटर, मिस्सी रोटी वाला मिस्सी है ये। 5 लेटर्स में से अब आपको 5 लेटर वर्ड बनाना है। 5 लेटर वर्ड बनाने के लिए अब तो पहले तो 2 लेटर रिपीट हो रहे थे, अब तो यहाँ पे 2 करके 2 टाइप के लेटर्स रिपीट हो रहे हैं। मतलब M आपका 1 टाइम आ रहा है, S आपका 2 टाइम आ रहा है, I आपका 2 टाइम्स आ रहा है। अब क्या करें इस एग्जाम्पल में? इसके लिए भी तरीका है, थोड़ा सा जनरलाइज करते हैं चीजों को। 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जो भी रिपीट हो रहा है, 2 फैक्टोरियल क्योंकि S रिपीट हो रहा है 2 बार, और 2 फैक्टोरियल एक और क्योंकि I भी 2 बार रिपीट हो रहा है। देखो S भी 2 बार है, I भी 2 बार है। ऐसे लिख लिया करो कि यहाँ पे लेटर और ये नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार हो रहा है। हमें क्वेश्चन जल्दी भाग भाग के नहीं करने हैं, पहले हमें कॉन्सेप्ट समझना है, स्पीड अपने आप बन जाएगी। ऊपर आ जाएगा 120, नीचे आ रहा है 2 2 जा 4, वैसे कट करोगे तो ये 30 आ जाएगा। मतलब अगर मिस्सी में लेटर्स ना रिपीट होते ना तो आपका आंसर 120 आता। अब लेटर रिपीट हो रहे हैं तो 30 ही अरेंजमेंट बनेंगे अलग अलग। क्यों? क्योंकि कॉम्बिनेशंस सेम होते हैं। मतलब ये चीज आप कॉम्बिनेशन वाली एक्सरसाइज में समझ जाओगे कि ये कमी क्यों आते हैं हमेशा। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं। अब आप करोगे इंडिपेंडेंट से विद और विदाउट मीनिंग कितने
नंबर ऑफ वर्ड्स बन सकते हैं, ये क्वेश्चन है। इंडिपेंडेंट, आई होप द स्पेलिंग इज करेक्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 letters I think। इसमें एक मुश्किल एग्जांपल हम देख लेंगे, फिर हम कॉम्बिनेशन पे मूव कर सकते हैं। मैम 554400। अरे बाप रे, ठीक है, देखते हैं। बस मुझे इतना बता देना आपने फॉर्मूला क्या लगाया है। सेम मैम, 55440। 440, ठीक है। फॉर्मूला देखते हैं कैसे लगेगा। आई कितनी बार रिपीट हो रहा है, ये तो एक ही बार रिपीट हो रहा है। एन 2 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। ई भी 2 बार रिपीट हो रहा है। और कोई लेटर जो 2 बार, एन तो 3 बार रिपीट हो रहा है। 3 बार है मैम। डी 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 2 बार रिपीट हो रहा है। 2 बार। बस, और तो कुछ नहीं रिपीट हो रहा है। इंडिपेंडेंट। तो अगर हम देखें टोटल लेटर्स है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 11 है। 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेपिटेटिव लेटर्स। अब एन जैसे यहाँ पे 3 बार रिपीट हो रहा है, 3 फैक्टोरियल। क्या बोल रहे हैं आप? ई भी 3 बार आ रहा है। यस यस यस, ई 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल। इस तरीके का आंसर इसी से निकला है। ओके, सो द आंसर इज, आई एम ट्रस्टिंग यू, आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, बट यू गॉट द आइडिया। मेन चीज ये है जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ, कैलकुलेशन इज सेकेंडरी बट प्राइमरी थिंग इज दिस, दिस इज मेन। ओके, अब क्वेश्चन एक और करते हैं, ठीक है। परमुटेशन एक वर्ड है, इसमें बोला गया है कि आप ऐसा अरेंजमेंट कुछ करो, कुछ ऐसा इंतजाम करो कि सारे जो वावल्स हैं वो साथ में आ जाए। अब वाउल्स पहले तो पता होने चाहिए इसमें है क्या, पहले देख लेते हैं कि क्या क्या वाउल्स आ रहे हैं इसमें। एक तो ई आ रहा है सबसे पहले, फिर हमारे पास यू है, ए है, आई है, ओ है, कोई छोड़ा ही नहीं, सारे ही आ रहे हैं। ई यू ए आई ओ, जितने पूरी डिक्शनरी में वाउल्स होते हैं सब आ रहे हैं इसमें। ठीक है, चलो अब कुछ रेपिटेशन है, एक बार देख लेते हैं। पी ई आर एम यू टी, ए टी, टी 2 बार आ रहा है। टी इज समथिंग जो 2 बार आ रहा है, और कुछ 2 बार नहीं आ रहा। मेरी इंटेलिजेंस तो यही कह रही है, देखते हैं। और टोटल लेटर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 लेटर्स हैं क्या? हाँ, यस 12 मैम। लेटर्स हैं, तो 12 फैक्टोरियल हो जाएगा। लेकिन द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि सारे वाउल्स एक साथ आए। अब सारे वाउल्स एक साथ आने का मतलब क्या है, इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से समझेंगे। क्या आप लोगों को आता है? जिस हिसाब से आप रिस्पॉन्स करो, आई थिंक आपको आता है। नहीं आता तो मैं अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ, अगर आता है तो 2 मिनट आप करो ट्राई, उसके बाद एक्सप्लेन करती हूँ। ट्राई, आर यू ट्राइंग? जस्ट थम्स अप कर दो, ट्राई करो फिर।
मैम 2419200। Don't tell me the answer, just tell me the formula that you have used. Just the फॉर्मूला form. मैम, वोवल्स तो सभी एक आपने साथ ये रख सारे लेंगे। इकट्ठे कर दिए, 12 में से 8 7 तो बच गए कॉन्सोनेंट, हम्म और 5 है वॉल्स। हम्म अब हमें सारे वॉल्स इकट्ठे करने, तो हम इसको एक डिब्बे में बंद कर लेते हैं। हम्म तो टोटल अरेंजमेंट 7 और एक वो डिब्बा, 8 तरीके से हम उनको अरेंज कर सकते हैं अब। हम्म और अब डिब्बे के अंदर वालों को हम 5 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। हम्म और उसमें 2 की रिपीटेशन अपॉन 2। उसमें 2 की रेपिटेशन है। ठीक है फॉर्मूला। यस मैम। सो यू नो कि हमें क्या करना है। हमें कुछ नहीं करना, हमें सिंपल एक चीज करनी है। अगर उन्होंने बोला सारे बॉल्स साथ में लाने हैं, तो बॉल्स को इकट्ठा कर दो। अब बॉल्स को इकट्ठा करके एक पैकेज बना दिया। पैकेज बना दिया मतलब वो आपस में चिपके रहेंगे, आपस में एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते। वो अब किसी और लेटर को अपने बीच में नहीं आने देंगे। तो जैसे बाकी लेटर्स हैं, और ये मान लो हमारा पैकेज है ई यू ए आई ओ, जिसको आपने बोला डब्बे में बंद करना। बाकी के लेटर्स इस तरीके से हो सकते हैं आर एम टी टी एन एस, कुछ ऐसे होगा। ठीक है, तो एक बन जाएगा। अब ये एक डब्बे में बंद कर दिया, तो इसके अपने अरेंजमेंट्स तो हम देख लेंगे, क्योंकि इसको आपस में भी आगे पीछे ए ई आई ओ यू ए ओ यू आई ई इस तरीके से अरेंज किया जा सकता है। इसके खुद के 5 फैक्टोरियल तो बन जाएंगे। और बाकी के लेटर से इसको एक लेटर कंसिडर किया जाए, तो एक लेटर, 2 लेटर, 3 4 5 6 7 8 लेटर्स हमारे पास टोटल बनते हैं, दैट इज 8 फैक्टोरियल। डिवाइडेड बाय जो भी रेपिटेशन है, रेपिटेशन अभी हमने देखा था टी 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल। और ये जो एक पैकेज आपने बनाया था, इसको आपस में कैसे आप गोलमाल कर सकते हो। मतलब ये कितने स्टूडेंट्स हैं क्लास में अभी? 4 पॉइंट। ठीक है, सबको समझ आ रहा है आई गेस, क्योंकि कुछ बच्चे रिस्पॉन्स कर ही रहे हैं। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। हर एक बाहर वाली अरेंजमेंट के लिए हर एक अंदर वाली अरेंजमेंट होगी, तो इसीलिए मल्टीप्लाई हो रहा है 8 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई हो रहा है 5 फैक्टोरियल से। ठीक है, कॉम्बिनेशन वाले पे आते हैं। मुश्किल क्वेश्चन आपने कर ही लिए हैं इसके ऑलमोस्ट। कॉम्बिनेशंस देखते हैं, कॉम्बिनेशन क्या होता है। देखो, एक मीटिंग चल रही थी किसी ऑफिस में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग थी। उस मीटिंग में ना 11 लोग थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक मीटिंग चल रही थी। उस मीटिंग का टाइम था सुबह 10 बजे। एक रूम था बहुत बड़ा, उसमें कुछ लगभग आप ये लगा लो कितनी चेयर्स हो गई है, 1 चेयर 2 चेयर 3 4 5 6 7 8 9 चेयर्स थी। 9 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आने वाले थे। ठीक है, एक एक करके सबने एंट्री ली, सब अपनी जगह पे बैठ गए। ठीक है, उसके बाद क्या किया, सबने खड़े होके एक दूसरे से हाथ मिलाने शुरू किए। जब मीटिंग खत्म हो गई, टुवर्ड्स द एंड, सबने एक दूसरे से हाथ मिलाए। अब वो हाथ मिलाए तो मैंने बोला इस आदमी का नाम था A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 8 9। अब क्या हुआ, A1 ने हर एक व्यक्ति से हाथ मिलाया। मतलब A1 ने A2 से लेकर देखा कितनी गंदी है मेरी राइटिंग, मैं खुद ही नहीं समझ पा रही। वेट, A1 ने A2 से भी हाथ मिलाए और उसको सबसे हाथ मिलाने थे। ठीक है, जैसे कि कई बार प्रधानमंत्री अलग अलग कंट्री के प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स जब मिलते हैं तो बहुत ऐसे जोर से हैंडशेक करते हैं, सबसे करते हैं। और ऐसे एक लाइन में लोग खड़े होते हैं, ऐसे जाके सबसे हैंडशेक कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे भी वैसे ही कुछ हुआ। A1 ने सबसे हैंडशेक किए, A2 से लेकर A10 तक। फिर A2 ने भी A1 से करने के बाद सबसे हैंडशेक किए, A1 से किए, A3 से किए, एंड सो ऑन सबसे A10 तक। मतलब हर एक व्यक्ति ने
सबसे हैंडशेक किए, तो नंबर ऑफ हैंडशेक्स पूछे जाए अगर आपसे, तो अब ये अरेंजमेंट का क्वेश्चन है कि कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, सवाल ये आता है नंबर ऑफ हैंडशेक्स कितने हुए उस रूम में, 36। कितने हुए, 30 या 13? क्या 36। 36 मैम? 36। ओके, कैसे निकाले हमने हैंडशेक्स? जैसे मान लो A1 ने A2 से हैंडशेक किया, तो A2 का जो A1 से हैंडशेक था वो भी एक ही माना जाएगा ना। ऐसा तो नहीं A1 ने A2 से हैंडशेक किया फिर दोबारा A2 ने A1 से हैंडशेक किया, नो, एक बार हैंडशेक हो गया तो दोबारा नहीं होगा। तो दिस इज अ कॉम्बिनेशन। अगर मुझे एक कॉम्बो बनाना है तो बस मैं लिखूंगी एक हैंडशेक का ये कॉम्बो है, A1 का A2 के साथ हो गया, तो अब A2 की जब बारी आएगी लिखने की तो A2 A1 नहीं लिखेगा, A2 किस किस के साथ लिखेगा, ये चीज नहीं लिखेगा A2, क्योंकि A2 का ऑलरेडी उसके साथ हो चुका है। मतलब अगर कॉम्बिनेशंस अलग अलग बनाने की ट्राई करोगे तो A1 A2 और इसका मतलब है A2 A1, ये दोनों ही सेम है, A1 A2 A2 A1 दोनों का सेम मतलब, मेरे कहने का मतलब। तो जब A1 A2 A2 A1 के बराबर हो जाए तो ये ऑब्वियसली परमुटेशन की प्रॉब्लम तो नहीं है। परमुटेशन में तो मैंने बोला था A1 A2 A2 A1 के बराबर हो जाता है। मैंने कहा था जहां ऑर्डर मैटर ना करे वहां कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट आता है, भले ही वो सेम शर्ट्स पे हो या डिफरेंट नंबर ऑफ हैंड्स पे हो। तो यहाँ पे क्या है कि हमें A1 A2 से हैंडशेक करे या A2 A1 से हैंडशेक करे, हैंडशेक तो दो लोगों के बीच ही होगा। तो वही चीज है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन लगता है, कॉम्बिनेशन ऑफ हैंड, दो पीपल, दो लोगों का कॉम्बिनेशन हुआ तो उन्होंने हैंडशेक किया। सो दिस इज द मेन आइडिया बिहाइंड, यू नो। अब जैसे अगर आपकी क्लास में 5 बच्चे हैं, ठीक है, उसमें से मुझे 2 की टीम सिलेक्ट करनी है। मुझे अपने बैडमिंटन, मान लो नेशनल्स में बैडमिंटन हो रहा है और मुझे नेशनल्स के लिए 2 की टीम सिलेक्ट करनी है। तो जब मैं टीम सिलेक्ट करूंगी तो जैसे K1 K2 अप टू सो ऑन K5 किड्स हो सकते हैं। अब हो सकता है मैं K2 और K5 को सिलेक्ट कर लूं, आप बोलोगे हो ये भी सकता है कि मैं K3 और K1 को सिलेक्ट कर लूं, ऐसे ऐसे बड़े सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। पर अगर मैं K2 K5 को सिलेक्ट करूं या फिर K5 K2 को सिलेक्ट करूं तो क्या ये अलग है? परमुटेशन की भाषा में तो ये अलग था, पर यहाँ पे ये अलग नहीं है। तो इसका मतलब ये परमुटेशंस नहीं है, ये कॉम्बिनेशन की प्रॉब्लम। कॉम्बिनेशन मतलब ऑर्डर मैटर ना करे। किसी बच्चे को पहले बाद में सिलेक्ट करने से क्या फर्क पड़ता है, आएंगे तो दोनों टीम में ही ना, खेलेंगे तो नेशनल्स दोनों ही, तो K2 K5 और K5 K2 एक ही बात। तो कॉम्बिनेशंस का फॉर्मूला आप देखो ध्यान से क्या होता है। कॉम्बिनेशंस को बोला जाता है NCR। मतलब अगर 10 स्टूडेंट्स हैं क्लास में और मुझे 5 की टीम बनानी है, लेट्स से मुझे 7 की टीम बनानी है, तो टीम जब भी आपको बनानी होती है तो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन लगता है। बस ये हमें पता होना चाहिए कॉम्बिनेशन यूज कहाँ होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन। तो 10 में से 7 की टीम बनानी है तो आप 10 PR नहीं करोगे, नो, दिस इज रॉन्ग। आप क्या करोगे, 10 CR। अब 10 CR का फॉर्मूला ध्यान से देखो क्या होता है, सॉरी 10 CR क्या कर रही हूं मैं, वैल्यू तो R की दे ही रखी है ना, 7। एक मिनट, जस्ट अ मिनट। चलो छोड़ो, नीचे बढ़ते हैं। 10 में से 7 स्टूडेंट की टीम बनानी थी ना, तो वो टीम कैसे बनेगी, 10C7 से बनेगी, 10P7 से नहीं बनेगी। 10C7 का फॉर्मूला क्या होता है, NCR। NCR मतलब n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ठीक है, 10C7 क्या हो जाता है, 10 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो अब मैंने नंबर ऑफ हैंडशेक्स आपसे पूछा था, एक कमरे में 9 लोग थे, सबने सबसे हैंडशेक किए,
तो एक हैंडशेक के कॉम्बिनेशन में कितने लोग लगते हैं? मैंने बताया था A1 A2 मिलके एक हैंडशेक करेंगे। तो एक हैंडशेक करने में 2 लोग चाहिए आपको, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा, एग्जैक्टली 2 लोग चाहिए। मतलब 9 में से 2 लोगों के कॉम्बिनेशन ही तो बनाने थे। ये हो गई मैथमेटिकल मॉडलिंग हमारे प्रॉब्लम की, जो हमारा एक्चुअल प्रॉब्लम था। तो 9 फैक्टोरियल बाय 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। लेट से आपने क्या आंसर निकाला था, देखते हैं। ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 4 जा 36 हैंडशेक्स हुए। यही आपने बताया था। अब तो बड़े समझदार बच्चे हो। ठीक है, कॉम्बिनेशंस की प्रॉब्लम हमें समझ में आ गई। क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि कॉम्बिनेशन की प्रॉब्लम है या परमुटेशन की। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। क्या आप मुझे बता सकते हो कि लिखा है, चलो देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं, अभी हमारे पास टाइम भी है। हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल? नंबर ऑफ कॉर्ड्स थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। एक सर्कल है, उस पे 21 पॉइंट्स बने हैं। तो जरा बताएं कॉर्ड में कितने, एक कॉर्ड को बनाने में कितने पॉइंट्स यूज होते हैं, तो देखना पड़ेगा। जरा मुझे n और r की वैल्यू बता दो ताकि मैं भी निकाल पाऊं। n21 है, ठीक है। R2 होगा, क्यों होगा 2? क्योंकि एक सेगमेंट बनाने के लिए, कॉर्ड बनाने के लिए आपको 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो 0 आ रहा है, 210 में 210 बोल रहा है कोई, देखते हैं। 21C2, C क्यों बनेगा? क्योंकि ऑब्वियसली कॉम्बिनेशन क्यों है ये, क्योंकि अगर हम कॉर्ड A1 A2 देखें, आपने मान लो कॉर्ड AB बना ली, तो कॉर्ड AB कॉर्ड BA दोनों बराबर ही तो होंगी। ऐसा थोड़ी है AB और B अलग अलग कॉर्ड्स है। AB और B अलग अलग कॉर्ड्स होती ना, तो हम परमुटेशन लगाते। ये आ जाएगा 21 फैक्टोरियल बाय 21 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये आ जाएगा 21 इंटू 20 बाय 2 विच इज 210। ठीक है। Yes, ma'am. एक और बढ़िया सा क्वेश्चन देखते हैं। डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस आउट ऑफ अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 ace in each combination। कार्ड वाला क्वेश्चन है, देखो। 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस निकालने हैं आउट ऑफ अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। आपके पास 52 कार्ड्स हैं। आपको 5 कार्ड कॉम्बिनेशन निकालने हैं। 5 कार्ड कॉम्बिनेशन मतलब एक बार में आपको 5 कार्ड्स लेने हैं, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन दे दी उसके ऊपर कि हर कार्ड के ऊपर एक एस जरूर होना चाहिए। एस कितने होते हैं? एस आई गेस 4 होते हैं। एस होते हैं हमारे 4, किंग भी हमारे 4 होते हैं। निकालो इसको, देखते हैं आपको आता है कि नहीं। क्वीन भी 4 होते हैं, एस किंग क्वीन और एक और होता है। क्वेश्चन रिपीट करना मैम एक बार। जैक मैम, क्वेश्चन बोलो, जैक। क्वेश्चन बोलूं, क्वेश्चन बताऊं दोबारा। यस मैम। क्वेश्चन कह रहा है कि नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस आउट ऑफ अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। हर एक कॉम्बिनेशन में देखो, एक तो एस आना चाहिए, तो पूछा है नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस from a deck of 52 cards if each combination contains 1 ace।
आपको आ रहा है या मैं बताऊं? चलो डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। मैम आंसर है 1936640। 19। 1936640। ये आंसर है, चलो देखते हैं क्या आंसर आएगा। इन्होंने बोला है नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस, मतलब आपके पास टोटल तो 52 कार्ड्स है, मतलब एन कहीं ना कहीं 52 रहा होगा। हमें लेने हैं एक टाइम पे 5 कार्ड्स, मतलब आर 5 रहा होगा। अगर आपको 52 में से सिंपली 5 कार्ड सिलेक्ट करने हो तो क्या करोगे? आप बोलोगे कि अरे मैम ये तो बड़ा आसान है, 52 में से 5 सिलेक्ट करने हैं, तो 52C5। अब सी क्यों लगाया? फिर से वही बात, 5 कार्ड सिलेक्ट किया आपने, 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन बनेगा, कार्ड 1, कार्ड 2, कार्ड 3, कार्ड 4, कार्ड 5, उनको ऊपर नीचे शफल कर लो, तब भी वही बात है, ऑर्डर मैटर ही नहीं करता है यहाँ पे कि कौन सा कार्ड पहले आया, डजेंट मैटर। ठीक है, इसलिए कॉम्बिनेशन लग रहा है। ये तो हो जाता अगर क्वेश्चन सिंपल था, क्वेश्चन इतना सिंपल है नहीं। उन्होंने बोला कि एक एस पक्का आना चाहिए, मतलब मेरे कार्ड्स होते हैं इस टाइप के, 48 कार्ड्स तो अलग होते हैं, और 4 मेरे पास एस होते हैं, है ना, हमारे पास 4 एस होते हैं। तो बोला है कि 4 तो इसमें से ले लो, 4 इसमें से ले लो, लेकिन एक इसमें से लेना ही पड़ेगा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट दोबारा देख लेते हैं। नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन इफ ईच कॉम्बो कंटेन्स 1 एस, हर कॉम्बो में एग्जैक्टली 1 एस है। तो 48 में से 4 सिलेक्ट करने हैं, मल्टीप्लाई बाय 4 में से एक सिलेक्ट करना, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये वही आएगा जो भी हमें बताया गया अभी। आई होप ये ठीक ही होगा अगर आपने ये फॉर्मूला लगाया है तो। 1936640 कुछ ऐसा। आई होप दिस विल बी करेक्ट। क्लियर है? यस मैम। एक और देखते हैं फिर, लास्ट क्वेश्चन, फिर उसके बाद छुट्टी करते हैं आपकी। फिर से सेम टाइप का क्वेश्चन है, देखो इन क्वेश्चन ही लिख देती हूँ मैं पूरा, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा इजी पड़े। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम, इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट choose a program of 5 courses if 9 courses are available and 2 specific courses are compulsory. If 9 courses are available and 2 specific ones are compulsory. देखो 9 में से 5 कोर्स सिलेक्ट करने हैं एक स्टूडेंट को, लेकिन 2 कोर्सेज उसमें से कंपलसरी है, तो अब हम क्या करेंगे ये देखो। मैम 35। 35, ठीक है देखते हैं, बाकी लोग भी सॉल्व कर ले।
35 मैम। ठीक है, देखो हमें 9 कोर्सेज दे रखे हैं टोटल, हमें 5 करने हैं सिलेक्ट, लेकिन 2 बोले हैं कंपलसरी। अब जब 2 कंपलसरी हैं तो हम 2 क्या सिलेक्ट करेंगे, मतलब 2 हमें चूज तो नहीं करना पड़ेगा ना, 2 तो कंपलसरी हैं, चूज करने के लिए हमारे पास 3 ही चॉइस बचेगी। 5 में से 2 कंपलसरी हैं तो 3 हम चूज कर सकते हैं। तो ये जो 9 टोटल थे इसमें से 2 तो कंपलसरी हैं, तो अब आपको 9 में से नहीं सिलेक्ट करने, अब आपको 9 - 2 में से सिलेक्ट करने हैं, विच इज 7 कोर्सेज हैं आपके पास जिसमें से आप सिलेक्शन कर सकते हो। तो 7 कोर्सेज में से आपको 3 कोर्स चूज करने हैं। तो मेरे हिसाब से फॉर्मूला होना चाहिए 7c3 विच इज 7 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। आंसर आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 7 6 5 4 4 3 फैक्टोरियल और 6 कट जाएगा, ये आपका आ जाएगा 35। ये आपका सही आंसर है, जिसने भी 35 बताया था दैट वाज करेक्ट। ठीक है, तो दीज आर द मेन कॉन्सेप्ट्स इन दिस चैप्टर। यहाँ पे हम क्लास वाइंड अप कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, अगर मुझे आता होगा तो मैं बताऊंगी, नहीं तो बाद में आपसे डिस्कस कर सकते हैं। मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। मैम ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, जिसके मेन कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट हो गए। अब आपके ऊपर है, अब आपको प्रैक्टिस करनी है। इसमें मेन 3 एक्सरसाइज है ना इस चैप्टर में, आप साथ साथ मिसलेनियस भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, मेरा कनेक्शन कट हो गया था क्या? यस मैम। यस मैम, आर यू देयर? देखो मेन कॉन्सेप्ट्स मैंने सारे कवर कर दिए आपके इन द लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, अब आपके ऊपर आप प्रैक्टिस करो इस चीज को। मैंने कोशिश की है, मुश्किल मुश्किल क्वेश्चंस भी आपको करा दिए हैं। ठीक है, ऑल गुड, ऑल सेट, मजा आया क्लास में? यस मैम। ओके, बहुत अच्छी बात है अगर मजा आया तो।